नमस्कार बच्चों, निशान एग्रो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कोशिका से संबंधित प्रमुख खोजें कि जो कोशिका से संबंधित कोशिकांग है उनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1829 में केंद्र की खोज की। ये आपको याद रखनी सारी खोजें, इसलिए एक साथ लिख दिया मैंने। दूसरी बात करें, स्लीडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। पर इंजे नामक वैज्ञानिक था, इसने सन 1840 में जीव द्रव्य को खोजा जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। हॉफमिस्टर ने कोशिका विभाजन का अध्ययन किया। कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनका सबसे पहले अध्ययन जिस वैज्ञानिक ने किया था वो था हॉफमिस्टर। वैसे दो था, समसूत्री और अर्धसूत्री, दोनों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने विस्तार रूप से समझाया। और सर्वप्रथम जिसने देखा था वो हॉफमिस्टर नामक वैज्ञानिक था। नेगेली और क्रेमर ने कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। जो कोशिका के चारों ओर पाई जाती है उस झिल्ली को कोशिका झिल्ली किसने नाम दिया? नेगेली व क्रेमर ने। सन 1865 में हैकेल नामक वैज्ञानिक ने लौह को खोजा और इस लौह को क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था सिम्पर ने सन 1885 में। वाल्टेयर ने सन 1888 में गुणसूत्र नाम दिया या गुणसूत्रों की खोज की। टी ओवेरी ने सन 1888 में तारक जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं उसकी खोज दी और उसे नाम दिया। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। तो कहने का मतलब अल्टमैन ने खोजा नहीं था और इसने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। फार्मर ने सन 1905 में मियोसिस नाम दिया। मियोसिस, इस मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? फार्मर व मोरे ने। तो यहां से एक चीज ले लेते हैं, मियोसिस के बारे में इन्होंने बताया। तो एक आता है माइटोसिस, मतलब समसूत्री। और समसूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया था? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। तो ये भी आप ऐड कर लीजिएगा कि मियोसिस के बारे में फार्मर और मोरे ने बताया और माइटोसिस अर्थात समसूत्री के बारे में किसने बताया? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया। सट्टन व बोयरी ने गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। WL जोहानसन ने सन 1924 में जीन शब्द दिया। जीन जो गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं, वो जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया? WL जोहानसन ने। KR पोर्टर ने ER की खोज की। अंतः प्रदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी खोज किसने की? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की। वाटसन व क्रिक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने DNA द्विकुंडलित होता है अर्थात दो स्ट्रैंड में पाया जाता है, ये सबसे पहले बताया और DNA का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। रॉबिन्सन व ब्राउन ने सेम की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों में राइबोसोम को देखा था और राइबोसोम नाम पेलेट नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में दिया था। बात करें गोल्जी काई की, तो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी काई की खोज की थी। W मेंके नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोप्लास्ट में सिक्के नुमा संरचना होती है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट में एक सिक्के नुमा संरचना होती है, उनको थाइलेकोइड कहा था। W मेंके नाम वैज्ञानिक ने उन सिक्के नुमा संरचना को क्या कहा? थाइलेकोइड। पार्सन्स व मोरेन ने 1963 में माइटोकॉन्ड्रिया में F1 कणों को खोजा जो माचिस की तिलियों के रूप में पाई जाती है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र देखोगे तो उसमें इस प्रकार की माचिस की तिलियों के रूप में पाई जाती है F1 कण। इनको किसने खोजा था? पार्सन्स व मोरेन ने। और लास्ट में है लाइसोसोम, जिन्हें आप आत्मघाती थिली भी कह सकते हो। इस लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डीडुवे नामक वैज्ञानिक ने। तो कुछ कोशिका से संबंधित खोजकर्ताओं के नाम आपके सामने है। इसके बाद कल जो टॉपिक अधूरा छूटा हुआ था उसकी बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की बात करने से पहले मैं आपको एक मिनट के लिए कोशिका से संबंधित आवरण की बात करता हूं। कोशिका जो हम पढ़ रहे थे तो इसमें हमें ये जानना भी जरूरी है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका या सबसे भारी कोशिका की अगर मैं बात करूं,
सबसे बड़ी कोशिका की बात करूं तो सबसे बड़ी कोशिका या सबसे भारी कोशिका वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका वजन 1250 ग्राम होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका की बात कर ली, तो साथ के साथ हम छोटी कोशिका की बात करते हैं। तो सबसे छोटी जो कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा, जो माइक्रोमीटर्स में मापी जाती है। ये सबसे छोटी कोशिका है। यहाँ मैं आपको बता दूं माइक्रोप्लाज्मा, इसका एक नाम और है PPLO। ये नाम आप कमेंट्स में लिख के बताना कि इसका पूरा नाम क्या है PPLO, वरना मैं आपको कल बताऊंगा PPLO इसका पूरा नाम क्या है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनाइज इसका नाम है, फिर भी आप लिख के बताना। बात करें मानव की, मानव में जो कोशिका पाई जाती है उसमें से सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वो है तंत्रिका कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जो 90 सेंटीमीटर तक होती है। मानव में अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म अर्थात शुक्राणु। मानव में अगर बात की जाए सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका के रूप में ओवेरी अंडाणु। तो ये मानव से संबंधित है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म शुक्राणु। और बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। जल्दी बढ़ाने का टारगेट है कि MB कम से कम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आपको मिले। इसके बाद कल हमने कोशिका सिद्धांत पे चल रहे थे। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत की बात करें तो हमने कल पढ़ा था कि कोशिका सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो कल हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा था कि किस प्रकार से कोशिका सिद्धांत जो है उस लीडेनोसवाल ने दिया, और उस सिद्धांत को अमान्य घोषित करते हुए आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव, चाहे छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, प्रत्येक जीव जो होता है उसमें कोशिका पाई जाती है, ये वैज्ञानिकों का कहना है। परंतु इसका एक अपवाद है। एक प्राणी है जो चीख चीख के बोलता है कि मेरे अंदर कोशिका पाई नहीं जाती, और वो अपवाद है विषाणु। अर्थात विषाणु ऐसा जीव है जिसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती। तो कोशिका नहीं पाई जाती तो ये अपना जीवन यापन कैसे करता है? क्योंकि जीवन यापन करने के लिए कोशिका की जरूरत है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो शोषण में सहायक होता है। तो ये फिर अपना जीवन यापन कैसे करता है? तो विषाणु, आजकल आपने कोरोना वायरस का नाम भी सुना होगा, ये अपना जीवन यापन करने के लिए किसी जीव की इसको आवश्यकता होती है। अगर वो जीव को मिलता है तो जीवित अवस्था में पाया जाता है, नहीं मिलता तो ये किस अवस्था में रहता है? मृत अवस्था में पड़ा हुआ रहता है। इसी कारण विषाणु में कोशिका नहीं होने के बावजूद भी ये सुचारू रूप से अपना जीवन यापन करता है। कंप्लीट कोशिका सिद्धांत और इसके अपवाद के बाद हम बात करते हैं कोशिका के प्रकार। तो अगर हम सेल के प्रकार की बात करें तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है केंद्रक के आधार पर, और दूसरी होती है पोषण के आधार पर। केंद्रक के आधार पर और पोषण के आधार पर। केंद्रक के आधार पर बात करूं तो ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है यूकेरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। पोषण के आधार पर हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। आपने पढ़ा होगा, एक तो जंतु कोशिका और दूसरी होती है पादप कोशिका, और दूसरी है पादप कोशिका। तो हम सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक के आधार पर। केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं कितनी होती है? दो। एक तो होती है यूकेरियोटिक, दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक की बात करें तो इस शब्द को तोड़ने की कोशिश करते हैं यू, और एक आ जाएगा कैरियोटिक। यू का मतलब होता है विकसित और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाया जाता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उन कोशिकाओं को हम कहेंगे यूकेरियोटिक कोशिका। परंतु वह कोशिका जिनमें प्रो का मतलब होता है अल्प विकसित या अविकसित,
अर्थात वह कोशिका जिनमें अल्प या अविकसित केंद्रक पाया जाता है उन्हें हम क्या नाम दे देंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये तो हो गए नॉर्मल परिभाषा की यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या बात होती है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे अच्छा उदाहरण जीवाणु, नील हरित आदि सम्मिलित है। जीवाणु आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसकी जब संरचना आपने पढ़ी होगी तो जीवाणु की संरचना में अंदर की ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली इस प्रकार से अंदर की ओर अंतर्वलित होती है और अंतर्वलित होकर किसका निर्माण करती है, मीजोसोम का निर्माण करती है। ये मीजोसोम क्या काम करता है, श्वसन में मदद करता है। अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का जो प्रमुख विकार होता है वो नहीं पाया जाता, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। उसकी जगह प्लाज्मा झिल्ली क्या काम करती है, श्वसन का काम करती है, वो मीजोसोम का निर्माण करती है। जीवाणु में डीएनए के अलावा, डीएनए तो पाया जाता है, इस डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त वर्ताकार अणु पाया जाता है जो डीएनए की तरह ही काम करता है। इस वृत्ताकार अणु को प्लाज्मिड कहा जाता है। अर्थात जीवाणुओं में मेन डीएनए के अलावा एक वृत्ताकार अणु भी पाया जाता है जिसे क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। और इसे प्लाज्मिड नाम किसने दिया था, लेडरबर्ग ने। लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इस वृत्ताकार अणु को प्लाज्मिड कहा जो सेम डीएनए की तरह ही होता है और डीएनए की तरह ही कार्य करता है। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर की। तो मैं यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ, उसको चेंज कर देते हैं। एक तरफ प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक। तो ये हमने एक साइड तो यूकैरियोटिक लिख दिया और दूसरी तरफ है प्रोकैरियोटिक। अब इसमें अंतर की अपन बात करते हैं तो सबसे पहला अंतर, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की बनी होती है। तो सबसे मेन अंतर पहला हो गया। दूसरे अंतर की बात करें, इसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु इनमें एक ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे यूकैरियोटिक की बात करूं, मानो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इनमें एक से अधिक पाया जाता है और इनमें एक ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की मैं बात करूं, प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हरित लवक की सहायता से होता है। अर्थात इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए अलग से कोशिकांग पाया जाता है जिसे हरित लवकम कहते हैं, जबकि इनमें प्रकाश संश्लेषण प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही होता है। अगले में अगर यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक में श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में श्वसन भी प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है जो मीजोसोम का क्या करती है, निर्माण। वो मीजोसोम प्रोकैरियोटिक में श्वसन का कार्य करता है। अगली बात करें राइबोसोम की, जिसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जब आप आगे कोशिकांग राइबोसोम पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक 80 प्रकार के, एक 70 प्रकार के। मैं यहाँ पर तोड़ना चाहूंगा, जो 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो 2 उप इकाइयों में बटे होते हैं, एक 60S में और दूसरा 40S में। और जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो भी 2 उप इकाइयों में बटे होते हैं, 50S और 30S। तो 80S प्रकार के विकसित राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में और 70S प्रकार के पाए जाते हैं, सॉरी, यूकैरियोटिक कोशिका में और 70S प्रकार के पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और लास्ट अगर मैं बात करूं, जैसे यूकैरियोटिक है तो केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, तो ये सब इसमें प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसी संरचना एब्सेंट होती है। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये थी केंद्रक के आधार पर। अगले अपन बात करते हैं पोषण के आधार पर। बात करें जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या अंतर है, तो नॉर्मली अंतर की अगर मैं बात करूं तो तारक काय का है, हरित लवक का है। तो यहाँ पर जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर की बात करते हैं। सबसे पहले जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती, जो खाद्य पदार्थों का संग्रह करती है वो रिक्तिका जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है, बल्कि आकार में बड़ी भी होती है। दूसरा अगर मैं अंतर की बात करूं, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ऐसी कोई जंतु कोशिका नहीं है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ओनली कोशिका झिल्ली ही होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। जैसा आप जानते हो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की।
तो वो कोशिका वृत्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तीसरी में बात करूं, लवक अनुपस्थित होता है, कहने का मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण जैसी कोई जरूरी सामग्री उपलब्ध नहीं होती, जबकि पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अगली बात करें नंबर 4, तारक काय व तारक केंद्र उपस्थित होते हैं, अर्थात जब आप समसूत्र विभाजन और अर्धसूत्र विभाजन पढ़ोगे तो वहां पर आप जंतु कोशिकाओं में देखोगे कि उन सूत्रों को ले जाने के लिए सेंट्रोसोम पाया जाता है केंद्र की ओर, जो खींचने का कार्य करता है। तो वो तारक का इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें अनुपस्थित होता है। तो इसमें फिर ये कार्य कौन करता है, इसमें जो जीव द्रव्य होता है वो जीव द्रव्य तंतुओं का क्या करता है, निर्माण, और वो तंतु ही फिर गुणसूत्रों को खींचने का कार्य करते हैं। पांचवा अगर मैं बात करूं, इनमें जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। कहने का मतलब जंतुओं में जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन वो वसा के रूप में संचित होता है, जबकि पादपों में जो भोजन संचित होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। नंबर 6 की बात करूं, सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं, अर्थात जंतु कोशिकाओं में छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इनमें यह सूक्ष्मांकुर अनुपस्थित होते हैं। और लास्ट अंतर की अगर मैं बात करूं, कोशिका विभाजन जो समसूत्री और सूत्री होता है वो कोशिका विभाजन खाच विधि द्वारा होती है। सबसे मेन चीज है खाच विधि। वैसे आप उसमें पढ़ोगे, जब कोशिका विभाजन पढ़ोगे, खाच विधि क्या होती है, इसमें एक कोशिका होती है, इस कोशिका में जब दो गुणसूत्र केंद्रक अलग अलग ध्रुव की ओर चले जाते हैं तो बीच में से एक खाच बनना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ये खाच धीरे धीरे बड़ी होती है और आपस में मिल जाती है और मिलकर दो नई पुत्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। जबकि इसमें कोशिका विभाजन मध्य पटलिकाओं द्वारा होता है, अर्थात इसमें जब दोनों ही केंद्र अपने अपने ध्रुव की ओर चले जाते हैं तो बीच में एक मध्य पटलिका जैसी संरचना बनती है जो निर्जीव होती है, और निर्जीव होने के कारण पदार्थों का आवागमन नहीं होता और यहाँ से बाद में दो पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कोशिका विभाजन खाच विधि द्वारा इसमें होता है और पादप कोशिका में मध्य पटलिकाओं द्वारा होता है। अब मैं आपको जो कल और आज हमने पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चन की बात करूंगा, वो मैं आप यहाँ लिखूंगा, आप सोल्व करना, आपको आता है नहीं आता। उसके बाद हम कल बात करेंगे इसमें कितने कोशिकांग है, कोशिका में किस प्रकार से है। धन्यवाद। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, इनको पढ़ो और इनको आसानी से करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता या जिसका जवाब आपको नहीं है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर डाल दो, उसका जवाब हम दे देंगे। ये 2 दिन का जो हमने पढ़ा था उसमें से कुछ निकला हुआ सार है। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही हम 100 से 150 क्वेश्चन लिखेंगे। तो मैं या तो PDF के जरिए आपको बता दूंगा या इस बोर्ड के जरिए आपको बता दूंगा। 100-150 क्वेश्चन लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना हमें याद है और किस प्रकार से जेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सेल का जो चैप्टर है 3 या 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हमें 50 दिन के अंदर अंदर पूरा जेट का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो थोड़ी स्पीड लग सकती है, वो बात अलग है। बाकी आप पढ़ो ईमानदारी से। धन्यवाद। कल मिलते हैं।